सत्र इस वर्ष का जो आगामी वर्ष है उसका ये हमारा शुरू होने वाला है 5 तारीख को। 5 को राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा, फिर उस पर जितनी चर्चा आवश्यक होगी चर्चा करके धन्यवाद ज्ञापन के बाद विधायी कार्य करते हुए और फिर बजट पेश होगा। पूरा टाइम टेबल बीएससी की कमेटी में ये तय होगा कि किस दिन बजट पेश करना और कब तक ये चलाना है। लेकिन उसमें इतनी बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये वर्ष पिछला जो है वो कोविड का वर्ष रहा और कोविड का जो प्रभाव है वो हमारे सामान्य जीवन पर पड़ा है, तो उसी के अनुसार स्वाभाविक है कि उसका कहीं ना कहीं प्रभाव सरकारी कामकाज पर भी पड़ा है। लॉकडाउन के कारण से जहाँ रेवेन्यू कम हुआ वहाँ खर्च भी कई चीज़ों पर कम हुआ। खास करके जो इंजीनियरिंग के काम थे वहाँ लॉकडाउन के कारण से लेबर उपलब्ध नहीं हुई, ठेकेदारों ने भी काम बंद कर दिया। तो लगभग 2 महीने एक प्रकार से इस साल में हमें इन सारे कामों के कारण से कठिनाई हुई है, जिसमें से खर्च भी कुछ कम हुआ है। फिर भी जो कमी थोड़ी बहुत रही है जो पिछले बजट के अनुमानों के हिसाब से, उसको हमने अतिरिक्त ऋण लेकर के ये किया है। आपको ध्यान में होगा कि हमने उस समय जो ऑल पार्टी मीटिंग की थी और उसके अंदर एक सहमति बनी थी कि यह समय ऐसा है कि इस समय अगर कुछ ऋण ज़्यादा लेना भी पड़े तो लेना चाहिए। उसी समय लगभग 5,000 करोड़ रुपए का एक ऋण अतिरिक्त लिया था और वही उतना ही हमें अंतर आया है। इसके बाद धीरे धीरे रेवेन्यू भी रिकूप कर गया, रिस्टोर कर गया और खर्चे भी जितने थे वो सारे हमारे बराबर चलते रहे। अच्छी बात यह है कि हमारे जो कमिटेड एक्सपेंसेस थे, सैलरीज हैं, पेंशन है, रीपेमेंट ऑफ डेट है अथवा इंटरेस्ट रेट्स हैं, ओल्ड एज पेंशन आ गई सब उसमें, ओल्ड एज पेंशन, सोशल सिक्योरिटी और इंटरेस्ट की जो पेमेंट होती है वो सारे के सारे हमने टाइमली दिए हैं, कहीं भी कोई कठिनाई नहीं आने दी है। बहुत प्रांतों में तो कई प्रकार के उन्होंने प्रावधान किए। हमने एक ही प्रावधान किया था कि कोरोना रिलीफ फंड ये एक बनाया था और उसमें हमें लगभग 350 करोड़ रुपया से 290 करोड़ रुपया ऐसा कुछ उपलब्ध हुआ था। वो खर्चे लगातार हम कर रहे हैं। उसमें जो बचा हुआ अभी भी, क्योंकि कोविड की आवश्यकता कभी भी हो सकती है, तो उसमें काम हमारा हो रहा है जो सरकारी खर्चों के अलावा। वर्तमान में कोविड की स्थिति हम जानते हैं कि एक बार तो बहुत संतोष हो गया था कि काफ़ी पॉजिटिव आने वाली संख्या है वो कम हो गई थी। पूरे प्रांत की संख्या 100 के आसपास पहुंच गई थी। लेकिन अभी पिछले एक सप्ताह में वो संख्या कुछ जिलों के अंदर बढ़नी शुरू हुई है और वो 200 तक पहुंच गई है दोबारा से। कल ही हम लोगों ने मीटिंग्स करके और उसमें जो सावधानियां बरतनी थी वो सावधानियां बरतने के लिए हमने विचार किया है कि थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन जो पहले से थी प्रिवेंशंस की वो सारे किए जाए। खास करके शिक्षा क्षेत्र के अंदर, क्योंकि स्कूल खुल गए हैं, कॉलेज खुल गए हैं, वहाँ सावधानी बरती जाए, कोई इसका प्रभाव न पड़े। बाज़ारों में भी जो सोशल डिस्टेंसिंग का विषय है या हैंड सैनिटाइजेशन है या फिर मास्क लगाने की बात है, उस सबको इन्फोर्स किया जाए, ऐसा हमने एक विचार किया और गाइडलाइंस दोबारा से दी हैं कि सावधानी बना करके रखें, कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रभाव इसका दोबारा से फिर आगे बढ़े। तो इसकी सावधानी बरतने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस ये हमने कर दी हैं। अभी वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है और वैक्सीनेशन जो शुरू हुई थी उसमें भी हमारा अचीवमेंट लगभग ठीक है। चाहे वो पहली बार वैक्सीनेशन का टीका लगाया है, चाहे कुछ लोगों को दूसरी बार भी उनकी बारी आ गई है। तो ऐसा कुल मिलाकर 3 लाख वैक्सीनेशन के टीके अभी तक लग चुके हैं, जिसमें अभी प्रतिदिन के जो टीके लग रहे हैं लगभग 30 से 35 हज़ार टीके अभी भी प्रतिदिन लग रहे हैं। अभी जो चौथा फेज़ शुरू हुआ है, इस फेज़ में चूँकि 60 साल की बड़ी आयु के लोग या फिर 45 से 60 के बीच में जिनको कोई ना कोई प्रभाव है किसी बीमारी का, रोग का, जिनको कोरोना की बीमारी की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उन लोगों के लिए चालू किया है। इसमें एक पहलू है कि प्राइवेट वैक्सीनेशन हॉस्पिटल्स का भी खोल दिया गया है। उसमें 382 हॉस्पिटल्स ऐसे जो आयुष्मान भारत में एम्पैनल्ड हैं, उनको सबको ऑथराइज किया है। अभी पहले दिन ही 1 तारीख को, जिसमें से 49 जो हैं फंक्शनल हो गए, बाकी सबको कहा अपनी फंक्शनली शुरू करें। वहाँ 250 रुपये का रेट रखा गया है कि 250 रुपये से ज़्यादा कोई चार्ज न करे। लेकिन जहाँ गवर्नमेंट के जितने भी
हॉस्पिटल्स हैं उसमें कोई भी आएगा उसको फ्री इंजेक्शन लगेगा, उसमें वैक्सीनेशन का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का लेवल का व्यक्ति होगा, वहाँ फ्री सर्विस ये रहेगी। सफलतापूर्वक ये अभियान चल रहा है। इसमें हमने और भी विचार किया कि आवश्यकता पड़ने पर हम और भी बढ़ा सकेंगे जो इनके वैक्सीनेशन टीकों के जो सेंटर्स हैं। अभी पर्याप्त हैं जितनी संख्या अभी चल रही है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर, क्योंकि ग्रुप्स के हिसाब से बुलाया जाता है, आवश्यकता पड़ने पर हमने तैयारी कर रखी है कि इसके सेंटर्स और बढ़ाए जाएं। इसी प्रकार एक विषय 75% का जो बिल उसका गवर्नर साहब के पास भेजा हुआ था राज्यपाल के संतुति के लिए, तो राज्यपाल साहब ने आज ही संतुति करके वो दे दिया है, लौटा दिया है। उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है नोटिफिकेशन की, बहुत जल्दी शीघ्र वो नोटिफाई हो जाएगा और वो एक बिल के रूप में वो आगे बढ़ेगा। ये भी एक जानकारी आपको देनी थी। एक विषय बार बार आता है महंगाई का। महंगाई के संबंध में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब विपक्ष के पास मुद्दे कम होते हैं तो कुछ ना कुछ वो ढूंढते हैं मुद्दों को। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पेट्रोल डीजल की अगर हम रेट्स की बात करें, क्योंकि एक ही विषय को लेकर के बात आ रही है कि पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, तो इसका एनालिसिस सबको करना चाहिए, तब आगे बढ़ना चाहिए। अगर मैं एनालिसिस की शीट जो आपके सामने में रखता हूँ, ठीक 2014 से मैं 6 साल का जो आंकड़ा आपके पास रख रहा हूँ, इसमें हर महीने का जो हाईएस्ट रेट है, क्योंकि हाईएस्ट और लोएस्ट में 2-4 रुपए का हर महीने में अंतर होता है, तो जो हाईएस्ट रेट्स हैं वो बता रहा हूँ कि 2014 के अगस्त में 73 रुपये पेट्रोल था, 73 रुपये 21 पैसे एवरेज। 2015 में ये 70 रुपये 95 पैसे हुआ, 2-3 रुपये कम हुआ। फिर ये 16 में 66 रुपये हुआ, 17 में 70 रुपये 79 पैसे हुआ, 18 में जून के अंदर 78 रुपये हुआ, 19 के अक्टूबर में 73 रुपये 89 पैसे हुआ, 2020 में 80 रुपये 23 पैसे हुआ, एक बार बीच में 83 रुपये 99 पैसे भी हो गया था 2018 के अक्टूबर में 83-99, और अभी फरवरी का जो रेट है एवरेज 84 का हुआ। तो देखा जाए तो ये 73 से लेके 84, या 73 में अगर लोएस्ट है एक बार तो 66 है, 66 से 84 के बीच में पिछले 6 साल में चल रहा है। और अगर हम इस सब चीज़ों का हिसाब लगाएंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि इतना रेट का बढ़ना सामान्यतः सब चीज़ों में होता है। दूसरी बात, ये रेट जो होते हैं वो केवल हम अपने देश की ये प्रोडक्ट नहीं है, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सब विदेश से आते हैं, और विदेश में लाते समय हमको जो एक्सचेंज रेट है डॉलर का, उससे भी प्रभावित होते हैं। तो जहाँ तक एक्सचेंज रेट की बात है, ये भी 2014 के अंदर ये रेट था 59 रुपये 16 पैसे जून में, 15 में ये हुआ 66 रुपये, 16 में हुआ 68 रुपये, 17 में हुआ फिर 67-47, 18 में 72 रुपये, 19 में 71 रुपये 90 पैसे, 20 में 76 रुपये 37 पैसे, और 21 में अभी मार्च में चल रहा 73 रुपये 32 पैसे। यानी अगर 76 और 59 इनका दोनों का अंतर निकालें तो ये 27 रुपये, कितना 17 रुपये होता है। तो 59 में अगर 17 रुपये बढ़ते हैं तो मुझे लगता है इट्स मोर देन 25%, क्यों, बल्कि 30% हो जाएगा, 30% हो जाएगा, 30% से भी ऊपर हो गया। तो 30% से ऊपर एक्सचेंज रेट का अंतर आ गया, और लगभग इतना ही पेट्रोलियम का रेट है, ऐसे ही लगभग डीजल का रेट है। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में, एक इंटरनेशनल रेट के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। इसलिए ये दोनों जो आंकड़े हैं, इसके हिसाब से अगर मैं कहूँगा तो ये एट पार चल रहा है पिछले 6 साल से। लेकिन आज चूँकि मुद्दा नहीं है, इसलिए एक डीजल की, पेट्रोल की बात कह करके जनता को भ्रम में डालना, ये उनका एक सिस्टम है। तो मैंने आपके सामने इसलिए विषय रखा है। इसके साथ एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कि जो हमने SIT गठित की थी,
SET SIT उसकी भी बहुत लोगों ने चर्चा की कि हाँ उसके बारे में चर्चा बताएं, क्या करें क्या नहीं करें, ऐसा सब लोगों का एक मत था। इसमें मेरा कहना इतना है कि ऐसा नहीं कि बहुत स्मूथ विषय था ये सारा सिस्टम ऐसा है जो कई वर्षों से इसके ऊपर सब सरकारें काम कर रही हैं। कोई हमने ही किया ऐसा नहीं, पहले भी लोगों ने किया ही होगा। और काम करते समय ध्यान में ये आता कि ये जो सारा काम है मल्टी स्टेट इंटर स्टेट जो डीलिंग है, जो चीज़ों की सप्लाई है, स्मगलिंग है, एक नशीली वस्तु होने के कारण से इसमें बहुत से ऐसे दौर भी पहले भी आए हैं जब कठिनाइयों का हमने सामना करना पड़ा है। विषय तब ये गंभीर हुआ जब 47 लोगों की डेथ हुई हरियाणा के अंदर। हालांकि पहली बार हुआ ऐसा नहीं है, देश में बहुत प्रांतों में हुआ है, हमारे यहाँ भी हुआ है, लेकिन एक चिंता का विषय है। ठीक है, इसको हम बंद भी नहीं कर सकते। अल्कोहलिक ड्रिंक्स को बंद करके हमने 1996-98 में देख लिया। उस समय भी ये सारी समस्याएं आई थी। मैं तो स्वयं उस सारी चीज़ का जानकार हूँ, क्योंकि उस समय हमारे अलायंस की सरकार थी, हमने बंद भी किया और बाद में जब समस्याएं बहुत खड़ी हो गई तो फिर वो खोलना भी पड़ा। तो वो सारी चीज़ें उस समय से चल रही हैं। अभी भी ये सारी चीज़ें कोई सुधर गई हैं ऐसा भी नहीं है, लेकिन लगातार सुधारने का हमारा क्रम ये चालू है। और उसके अंदर जो जो चीज़ें ध्यान में आती हैं उसके लिए हम इंक्वायरी भी कराते हैं, जो विषय उसमें ठीक करने क्यों ठीक करने की भी कोशिश होती है। अब ये सारा जो एपिसोड इतना हो गया है, लगभग कोविड के दिनों से ये शुरू हुआ। मार्च के अंदर एक प्रकार से लॉकडाउन के समय सारी बिक्री बंद कर दी गई थी, लेकिन फिर भी बिक्री चलती रही। और उस चलने में एक सीमा यहाँ तक आ गई कि जहरीली शराब भी बनाने लग गए लोग, उसमें 47 लोगों की जो जाने गई। तो उस सारे के ऊपर 2-3 इंक्वायरियाँ हुई हैं। एक SET बनी TC गुप्ता जी के देखरेख में। एक बाद में फिर उसी फाइंडिंग में ध्यान में आया कि जो FIRs हुई हैं उन FIRs के ऊपर इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हो रही, तो एक पुलिस विभाग ने किनकी कलाराम चंद्र जी के देखरेख में कमेटी बनाई है। उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं, वो DGP साहब ने बनाई थी, DG साहब को बस वो पहुंची हैं। अब ये फिर बाद में श्रीकांत यादव इनके नेतृत्व में खास करके जब 47 लोगों की डेथ हुई तो वो बनाई गई। हमारे प्रयत्न ईमानदार नहीं है कि इन चीज़ों के ऊपर रोक कैसे लगाई जाए। तो इन सब कमेटियों की अपनी अपनी रिकमेंडेशंस हैं, और वो रिकमेंडेशंस कोई एक दूसरे को देख के नहीं बनाई गई हैं, वो इंडिपेंडेंट है सब। और इंडिपेंडेंट रिकमेंडेशन ऐसे हैं कि मल्टी डिपार्टमेंट्स एक इशू ये बना है। इसमें होम डिपार्टमेंट भी है, इसमें एक्साइज टैक्सेशन के लोग भी हैं, इसमें लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन सब के ऊपर अध्ययन करने के लिए अलग अलग टीमों ने उसका अध्ययन किया है। लेकिन अब हमने आज ये निर्णय किया है कि ये सारी कमेटीज़ के ऊपर जो रिकमेंडेशंस हैं उनको लागू करने के लिए, या जो दोषी लोग हैं उनको उचित दंड मिले, इसके लिए अब सब रिपोर्ट्स को एक साथ अध्ययन करने के लिए और उसमें रिकमेंडेशन करके उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे जो हाईएस्ट ब्यूरोक्रेसी में जो व्यक्ति होते हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी श्री विजयवर्धन जी की एक सदस्यीय कमेटी ये हम बना रहे हैं, ताकि उन सबको वो अध्ययन कर लें और जो दोषी है उसको छोड़े नहीं। और इस प्रकार से उसमें बहुत सी रिकमेंडेशन भी दी गई हैं कि आगे ये चीज़ें दोहराई ना जाएं। आखिर तो हमारी सरकार का मैंडेट ये है कि जो भी कमी हमको ध्यान में आती है उस कमी को ठीक कैसे करना है, ये हमारा टारगेट होता है। खाली कोई इस विषय में नहीं, हमने इससे पहले भी कई चीज़ें की हैं, जैसे ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ, इसके अंदर भी एक ऑटोमेटिक सिस्टम लेकर के हम आए हैं कि इसके अंदर चोरी ना हो। चोरी पहले भी हो रही थी, चोरी रोकने के लिए हर प्रकार के प्रावधान जो टेक्नोलॉजी के सिस्टम से करना है वो भी हम कर रहे हैं। आज युग टेक्नोलॉजी का है तो उसके अंदर हम सारी चीज़ें ठीक करने में लगे हैं। इसके बाद एक आपको और ध्यान में आया होगा अभी मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन, उसके अंदर भी ऑफिसेज में गड़बड़ें हुई हैं। जहां टेक्नोलॉजी का लाभ है वहां टेक्नोलॉजी में गड़बड़ें जो हो रही हैं, साइबर क्राइम जिसको कहते हैं, वो भी हो रहे हैं। अब चूँकि नई विधा है, नई चीज़ें हैं, कहीं लोग जानबूझ के करते हैं और कहीं
मेलाफाइड इंटेंशन के साथ करते हैं तो कहीं बोनाफाइड भी हो जाता है। तो बोनाफाइड गलतियां जो होती हैं उसकी सज़ा उतनी नहीं होती जितनी मेलाफाइड की होती है। तो ऐसी सारी चीज़ों को हम ठीक कर रहे हैं और ठीक करने के बाद जहाँ कहीं कोई कमी है उसको ठीक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इन चीज़ों के ठीक करने से और सुधार होंगे तो उसका लाभ जनता को भी होगा, सरकार को भी होगा। एक विषय रिपोर्ट्स में कभी कभी आता है कि रेवेन्यू का बड़ा नुकसान हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 5 वर्ष में कोविड के थोड़े से समय को छोड़कर बाकी हमारी किसी भी समस्या के कारण से, किसी भी गड़बड़ के कारण से रेवेन्यू कम नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि गड़बड़ें तो पहले से ही चल रही हैं, कोई गड़बड़ बीच में हुई ऐसा नहीं है। रेवेन्यू के अगर मैं आपको आंकड़े बताता हूँ तो इसके अंदर कुछ प्रमुख डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे एक्साइज ड्यूटी है, 2014 में ये 3,697 करोड़ थी। उसके बाद बढ़ते हुए 3,470, ये 14-15 में हुई, एक साल में ये 200 करोड़ कम हुई है। फिर 4,300 करोड़, 4,600 करोड़, 4,900, 6,042, फिर 6,343 2019-20 की है। और अब 20-21 की ये 7,000 करोड़ रुपया ये अनुमान है। तो कुल मिलाकर के जहाँ 3,500 करोड़ रुपया थी 13-14 में, वो अब 20-21 में 7,000 करोड़ रुपया एक्साइज में आ रहा है। इसका अर्थ लगातार बढ़ रहा है, कमी कहीं नहीं आई है। हाँ, ये व्यवस्थाएं जो कमियां पाई गई हैं ये अगर ठीक होती हैं तो ये और बढ़ सकता है, इसमें कमी नहीं आएगी, कोई ज़्यादा बढ़ेगा ऐसा हमको लगता है। इसी प्रकार अगर हम जीएसटी और सेल टैक्स को बात करें तो ये 13-14 से शुरू करके और 20-21 तक 16,700 करोड़, 18,900 करोड़, 21,000 करोड़, 23,400, 26,400, 27,500, 32,600 और इस बार 36,000 करोड़ का ये अनुमान है हमारा। यानी ग्रेजुअल 6 साल में इंक्रीज है। नहीं, टोटल, तो टोटल ग्रेजुअल जो चीज़ बढ़ रही है, 3,500 13-14 में हुआ था, इस बार 7,000 करोड़ हुआ, यानी डबल हो गया। नहीं, 7,500 आ जाएगा। देखिए, इस समय तक 6,200 करोड़ रुपया आ चुका है। अभी ये महीना, ये फरवरी एंड, और कुछ ऐसा भी होता है कि एक्साइज कुछ ऐसे पोर्शन है जो लास्ट महीने में आते हैं। तो आबकारी का जो साल अभी बढ़ा है ना, इस दफे तो मई तक है या 31 मार्च? नहीं, ये तो 7 रहेगा। साल हमने उसको बढ़ाया 19 मई तक। वो 19 मई, वो तो क्योंकि बीच में 0 पीरियड चला गया 49 दिन का, जब लॉकडाउन था उस समय बंद किया था 49 दिन। अब वो 49 दिन कंपनसेट करने के 2 ही तरीके थे, या तो हम इतने प्रतिशत उनका कम कर दें ऑक्शन मनी, या फिर 49 दिन बढ़ा दें। तो सब ने, उनके साथ भी परामर्श हुआ, सब ने कहा कि नहीं, आप 49 दिन बढ़ा दो। अगला साल हम 20 मई से शुरू करेंगे। अब 20 मई के बाद ख़त्म 31 मार्च को भी कर सकते हैं, क्योंकि तो पहले से पता होगा कितना करना। और ये भी कर सकते हैं कि अगले फिर 19 मई के चक्र को 19 मई तक ही रखें, ये भी संभव है। क्योंकि पंजाब का शायद शुरू होता है वो अक्टूबर में, उनका साल। यह अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग डेट है एक्साइज की, वो तो एक निश्चित दिन शुरू करना और उसी निश्चित दिन ख़त्म करना, ये उसका तरीका रहता है। कोविड के कारण से 49 दिन ही 0 पीरियड चला गया। 36,000 ये जीएसटी का, दूसरा जो होता है? हाँ, ये जीएसटी और वैट का? हाँ, पहले केवल सेल टैक्स होता था, बाद में 2017 में इसका विभाजन हो गया, वैट और जीएसटी। तो मैंने जो आंकड़े बताए हैं 4 साल के, वो केवल सेल टैक्स वैट है। ये 2017 से फिर दोनों मिला के शुरू हो गए। अब तो 2 हेड अलग अलग चल रहे हैं, तो मैंने तुलना करने के लिए वो सारा 36,000 करोड़ बता दिया इकट्ठा। अगर अलग अलग इसको हम बताएंगे, हाँ, तो अलग अलग इसमें वैट है लगभग 7,000 करोड़, 6,500 7,000 के लगभग आएगा। और ऐसे ही 29,000 करोड़ आएगा, नहीं 29,000 नहीं है, ये थोड़ा कम है, ये ज़्यादा है, 7,900 है ये सेल टैक्स, 8,000 है, तो 28,000 करोड़ वो आएगा लगभग। तो ऐसा ही है, दोनों मिला के 36,000 है, यानी हमारा लगातार इंक्रीज हो रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। अगर माइंस की मैं बात करूं तो बड़ा दिलचस्प है,
13-14 में 79 करोड़ था मात्र साल भर का। फिर ये 14-15 ही, चूँकि हम तो नवंबर में आए थे, 15 मार्च तक तो उन्हीं का था, इसमें मात्र 43 करोड़ था। और हमारे आने के बाद एकदम ये 272 करोड़ हुआ, 497 हुआ, 713 हुआ, 702 हुआ, इस बार 950 करोड़ रुपए के अनुमान है। यानी 79 से 950, 10 टाइम्स इन 6 ईयर्स। अब ये व्यवस्थाओं के परिवर्तन करने के लिए है। हमने उसके अंदर ई रवन्ना सिस्टम शुरू किया, सब चोरियां खत्म की, और ये 10 टाइम्स हो गया। नहीं, वो मैंने बताया 12,000 करोड़, चूंकि बजट बढ़ा के बताया था। आखिर बजट तो हर साल बढ़ता है, तो 10-12,000 बजट जो हर साल बढ़ता है, जो बढ़ा के करते हैं, वो पैसा नहीं आया। पिछले साल के साथ तो हम कमिट कर ही रहे हैं, और इसमें 12,000 जो करोड़ कम है, उसके अंदर कुछ कवर भी हुआ है। और इसमें सेंटर का जो पैसा है वो एक 3-4 करोड़ कम रहेगा, और स्टेट का भी शायद 8,000-9,000 कम हो जाएगा। और 12,000 तो आज से 1 महीना पहले की बात थी, तो अब कवर हो रहा है। हो सकता है इस महीने में और भी कवर हो, यानी हम रिकवर क्या बोलते हैं, पिछले रिबाउंस, हाँ, वी शेप रिकवरी जो भी है, यानी अभी सारा सिस्टम एक प्रकार से वो ठीक हो गया है। एक विषय है बार बार हमारे हुड्डा साहब उठाते हैं, वो बड़ा दिलचस्प है। जब वो 2014-15 में गए थे, वो कहते हैं 60,000 करोड़ कर्जा था। 14-15 का कर्जा है 70,900, क्योंकि मैं 14-15 उन्हीं के खाते में गिनता हूं। वो 13-14 60,000 कहते हैं। 14-15 हम तो नवंबर में आए, बजट तो वो बना के गए थे, कर्जा तो वो लेके गए थे। 4 महीने में हमने तो कोई अलग से ना बजट बनाया ना कर्जा लिया, तो वो 70,900 था। लेकिन उसमें जो कंपनियां पावर की थी, उनका पैसा उसमें नहीं था, वो अलग से चल रहा था। और जब अलग से चल रहा था, तो उदय योजना के बाद उनका जो उस समय 27,000 करोड़ रुपया था, वो सारे का सारा हमने यहाँ ऑब्जर्व किया। अगर उस समय का 27 में जोड़ लें, तो ये 71 प्लस 27 कितना हुआ, 98,000 करोड़ रुपया। उस 98 को 60 बताते हैं बार बार, 98 को बार बार 60 बताते हैं। 38,000 का झूठ ये वहां बोलते हैं। ध्यान में आ गया। दूसरा, अब हमारी जीडीपी बढ़ी है, हमारा बजट यानी अच्छा पेश होता है, हम परफॉर्म करते हैं, इसलिए जीडीपी बढ़ती है। उस समय जो जीडीपी थी वो 3,99,000 करोड़ रुपए की जीडीपी थी भाई, एज जीडीपी ना, हाँ, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक, हाँ, स्टेट ग्रॉस, तो 3,99,000। आज संयोग से हमारे इस 6 वर्षों के बाद 8,58,000 है, मोर देन डबल। जब मोर देन डबल है, तो हमारे पास स्कोप 20%, 25% टोटल डेट का तो है ही है उस जीडी पर। तो जो 25% हमारे पास है, उस समय 3,99,000 था, 25% कितना हुआ, 1 लाख हो गया। 98,000 उन्होंने ले ही रखा था। आज 8,56,000 है, 8,58,000 है, तो आज 25% कितना हो गया, 225। हम अभी 198 पर हैं। सीमा में हमारा आज भी 21-22% है, 25 नहीं है। 198,700 ये हमारा है 28 फरवरी 2021 तक। अनुमान है, मार्च 31 तक यही होगा। उसमें बहुत अंतर नहीं पड़ता, वो पहले से प्रोजेक्शंस होती हैं। 2,000 ऊपर नीचे हो जाएगा। इस कोरोना काल में हाँ जी, ये 21-22% ही होगा। क्यों भाई, देखो ना, 8,58 का 20% बनता है 1,72। तो अब ये 1,98, 26 ज्यादा है, तो और 0.23%, 0.2%, 22.8%। हाँ, एग्जैक्टली 22.8। लेकिन इस साल हमने टोटल कर्जा लिया कितना? अब एकदम आंकड़ा तो ये नहीं, हमारे एसीएस फाइनेंस बैठे, हाँ, बता देंगे। ये कहते हैं सीएम साहब ही बताएंगे। नहीं, वो आंकड़ा कितना होगा, 40,000 करोड़ कितना होगा, 30,000 करोड़
29,500। मतलब मेरा ही कहना है कि ये सारी चीज़ें विद इन बजट पैरामीट्री हैं। और मैं कहता हूँ अगर कहीं कोई ये FBM भी क्या होता है वो रेशो, FRBM रेशो, कल को मान लो रिजर्व बैंक इसको 25 के बजाय 20% कर दे या 50% कर दे, हम कर लेंगे पूरा, हमको कोई समस्या नहीं आएगी। क्यों अब तो सर 36 नहीं, अब तो 36% कर दिया। हाँ अब तो ज़्यादा कर दिया हम, लेकिन ज़्यादा करने वाले नहीं है, हम लेने वाले नहीं है वो। लिमिट बढ़ाया 36। इवन एनुअल जो लिमिट होती है वो भी पहले 3% होती थी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5% कर दी रिजर्व बैंक ने। हम अभी भी 3, सवा 3 से ऊपर जाएंगे नहीं, 3 से कम ही रहेगी। तो इसलिए मैं उनको ये समझाना चाह रहा हूँ एक आंकड़े दे करके कि हर बार एक रट लगाई हुई है कि कर्जा 2 लाख हो गया, कर्जा 2 लाख हो गया। अरे भैया GDP तो बोलो कितना हो गया, और GDP ज्यादा है तो हमने कर लिया, कल को GDP और बढ़ेगी तो स्कोप है, और बिना GDP बढ़े भी अभी तो स्कोप इस बार है। बजट चर्चा में जो चीफ मिनिस्टर साहब का जवाब होगा उसके आंकड़े तो आज मिल ही गए, हमें तकरीबन उसकी तैयारी तो हो ही गई आज। नहीं ये पिछला, अगला तो आप बताएंगे। बताएंगे, बोलेंगे यही कर देते हैं। हाँ तो ये तो वो आगे बोलेंगे, आपका ये जवाब है। हाँ तो पहले ही बता दिया हमने तो। इसलिए मित्रों ये आंकड़े बहुत जरूरी होते हैं सामने रखना, क्योंकि सब चीजें इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। आ गया। एक विषय है हमारे विकास के नाते से पंचकुला जिले का। हम देखते हैं कि पिछले कई वर्षों से जो कल्पना पंचकुला जिले की गई थी उस हिसाब से हम आगे नहीं बढ़ पाए, और उसका जो कारण बाद में हमें अध्ययन करने के बाद आया है तो वो ये है कि भी मोहाली हमसे कहीं आगे निकल गया, जीरकपुर कहीं हमसे आगे निकल गया। क्यों निकला, इन्वेस्टर क्यों वहाँ ज़्यादा आ रहा है, 2 उसके मोटे कारण हैं। एक कारण है एयरपोर्ट, दूसरा कारण है ये जो हमारे EDC रेट्स हैं, लाइसेंस के डेवलपमेंट के जो खर्चे होते हैं, जो कुछ और रेट्स लगे हुए हैं, वो यहाँ किन्हीं कारणों से गुड़गांव के बराबर किए हुए थे, ज़्यादा थे। उन्होंने उसको काफ़ी कम रखा। अब कम रखने के बाद उन्होंने कहाँ से पूरा किया होगा ये वो जाने, लेकिन हम भी सोचते हैं कि अगर हमको आगे बढ़ना है तो कंपटीशन में कभी ऊपर नीचे जाना पड़ता है। तो हमने भी विचार किया है, अभी प्लानिंग बन गई है, आज मैं आंकड़े के सामने आपके अभी रख रहा हूँ पहली बार, कि हम भी लगभग मोहाली जीरकपुर के पास ही अपने रेट्स लेकर के आ रहे हैं। उसमें मैं तुलना बता रहा हूँ आपको, 2-3 आंकड़ों से तुलना से पता लग जाएगा कि करेंगे, लेकिन अब कर दिया, अब ये फाइनल हो गया। फाइनल हो गया तो इसको लागू शायद पहले अप्रैल से करेंगे या उससे पहले भी इमीडिएट कर सकते हैं। हाँ तो इमीडिएट मानो जिस दिन घोषणा करेंगे उसके बाद कोई भी आएगा तो इस रेट पर आएगा। 3 मार्च से कर सकते हैं। हाँ तो ये रेट्स जो हमने किए हैं, पहले रेट थे रेजिडेंशियल प्लॉटेड कॉलोनी के 1,24,00,000 रुपया पर एकड़ पंचकुला का। ये EDC IDC लाइसेंस फीस चार्जेस पंचकुला रेट्स EDC है। हाँ लाइसेंस फीस एंड चार्जेस टोटल EDC वगैरह मिला के ही है। हाँ, सब मिला के है। हाँ और मोहाली में ये थे 43,31,000, 1,24,00,000 था हमारे यहाँ, वहाँ था 43,31,000। हमने नया रेट रख दिया 43,72,000, 43,72,000। वो इतना हजारों में तो वो कई बार कैलकुलेशन में भी अंतर आ जाता है। जब करने लगे तो बराबर ही कर देते। नहीं वो कोई रखा होगा, थोड़ा थोड़ा है, एक मतलब 0.5% कहीं ऊपर नीचे क्या कारण रहा होगा, लेकिन परसेंटेज वाइज जब किया है तो लगभग वैसा ही किया है। उसमें कहीं कोई दूरी का मामला रहा होगा, कुछ और रहा होगा। रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग जो पहले हमारे यहाँ था 3,40,75,000, मोहाली में था 1,16,94,000, हमने उसको कर दिया 1,17,53,000, 17 लाख, यानी सीधा 3,46,00,000 से 1,17,00,000 ले आए रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग में। हाँ कमर्शियल कॉलोनी में भी पहले था 5,88,00,000 पर एकड़, अब हो गया 1,52,00,000 पर एकड़।
अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग में पहले 89 लाख 89 लाख पर एकड़ और अब कर दिया 38,87,000। पड़ोस का भी ताते जो साथ में मोहाली के उसमें अफोर्डेबल का है ही नहीं उनके पास। कमर्शियल का भी नहीं है। कमर्शियल है, कमर्शियल 1,51,00,000 उनका, हमारा 1,52,00,000 है, आसपास ही है। उनका 1,51,60,000 है, हमारा 1,52,00,000 है, तो 41,000 का फर्क है। दीनदयाल जन आवास योजना ये उनके यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ ये पहले 93 लाख पर एकड़ था, अब उसको 32,89,000 कर दिया, सब 1/3 ऑलमोस्ट 1/3 है। कहीं 1/3 कहीं 40%। सर केवल पंचकूला के लिए होगा ना? हाँ, ये केवल पंचकुला के लिए, ये बाकी जगह के लिए नहीं है। पंचकूला डिस्ट्रिक्ट, हाँ। केवल पंचकूला डिस्ट्रिक्ट। वेयर हाउसिंग कोल्ड स्टोरेज, इसका तो कमाल ही है। पहले था ये 2,96,00,000 पर एकड़, अब कर दिया 14,30,000, 5%। ये आपकी निगाह क्यों नहीं बनी? वो जल गया 6 साल में। इंडस्ट्री का पहले 2,94,00,000 था, ये भी 14 लाख कर दिया। इंस्टीट्यूशन का पहले 77 लाख था, अब वो 8,68,000 कर दिया। मैरिज प्लेस और बैंकेट हॉल इसके लिए 3,16,98,000 था, उसको 25,26,000 कर दिया। पेट्रोल पंप 3,42,00,000 था, उसको सिर्फ 43 लाख कर दिया। हॉस्पिटल्स के लिए पहले 77 लाख था पर एकड़, अब उसके 17 लाख कर दिया। तो मोटे रूप से ये एक बम्पर डिस्काउंट। एज फाइनेंस मिनिस्टर बहुत बड़ा दिल रखा होगा आपने जब इतने पैसे घटाए। ये बजट से बाहर की घोषणा है, ये बजट की घोषणा नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर आप साथ है ही है ना बाहर। करेंगे, सब करेंगे, सब करेंगे। देखिए, जब हमको पंचकुला को एक स्मार्ट सिटी के रूप में, एक टूरिज्म सिटी के रूप में, एक एजुकेशन हब के रूप में इस नाते से डेवलप करना है। पंचकुला जो है ये हमारा गेटवे ऑफ हिमाचल जिसको कहना चाहिए है। हम यहाँ एक फिल्म सिटी की भी योजना बना रहे हैं, उसको लेकर के आएंगे। हम यहाँ टूरिज्म का मोरनी में बहुत स्कोप है, उस पर काम कर रहे हैं, इस पर लगातार काम कर रहे हैं। तो उसी में से ये था कि जब तक हम अपने रेट्स को कम नहीं करेंगे, लोग आएंगे नहीं। वो सब ज़्यादा रेट देना है तो वो सब दिल्ली के आसपास घूमते रहेंगे, तो दिल्ली से दूर करना है। अब मोहाली उन्होंने अपने यहाँ बाकी प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं किया जो मोहाली में किया है, क्योंकि उनके लिए तो जैसे हमारे लिए गुड़गांव है, ऐसे उनके लिए मोहाली है। तो हमारा जो पंचकुला अगर उस प्रकार का हो जाए तो हमारे 2 गुड़गांव हो जाएंगे। अभी परमानेंट है। जिन्होंने काम के लिए कहते हैं 90 साल तक सीएम साहब ये अगर बातें होगी हो हमारे ऑफिस और नहीं, अभी बहुत कुछ है। अगर इनका क्वेश्चन एक हमने पावर डिपार्टमेंट में बहुत कुछ प्रोग्रेस की 5 साल में। आपको पहले सारे आंकड़े बताए। 24 घंटे बिजली वो गई, यानी गाँव के अंदर आज हम 5200-5300 गाँव में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, और कभी इस प्रांत में हुआ नहीं और आसपास के प्रांत में भी इतना नहीं है। लाइन लॉसेज हमने कम किए, सब्सिडीज काफ़ी कम की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ें अभी भी ध्यान में आती थी। तो हमारे डिपार्टमेंट ने पावर मिनिस्टर के साथ बैठ करके एक प्लान बनाया और उन्होंने हमसे परमिशन मांगी। हमने कहा ठीक करिए। तो पिछले 2 दिन, यानी पिछले 2 दिन कौन कौन सी तारीख थी, यानी आज छोड़ के पिछला कल और परसों 2 दिन, 27-28 को जितने भी ऐसी चोरियों के केस थे वो रेड की, सब पकड़े। कुछ आंकड़े उनके आए हैं कि 2 दिन में 7,728 कनेक्शंस चेक किए गए, जिसमें थेफ्ट डिटेक्टिव चोरी पकड़ी गई 2,733 केसों में। अमाउंट जो इसके अंदर जुर्माने का अभी लगाया है उनका, वो 10,72,00,000 रुपया लगाया है, लेकिन इसका एक्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है वो लगभग 100 करोड़ रुपए का आएगा साल भर का। क्योंकि जिन लोगों को चोरी है रेगुलर, अब चोरियां जो मिलती हैं उसको एक सीमा से पीछे तुम जाते नहीं हैं, कुछ महीने की ही जो चोरी है उसका चार्ज लगाते हैं, लेकिन आगे अगर ये चोरी बंद रही तो 100 करोड़ साल का फर्क पड़ेगा इस केवल 2 दिन के इस अभियान में। लोड जो डिटेक्ट हुआ है 5,902
किलोवाट का लोड ये एक्स्ट्रा चल रहा था। तो इस नाते से एक बहुत बड़ा अभियान, और इस प्रकार का इतना बड़ा अभियान हमने पहले कभी प्रदेश में नहीं किया। नहीं, सब मिला जुला, डोमेस्टिक, नॉन डोमेस्टिक, इंडस्ट्री, कमर्शियल, सब तरह के थे, मिक्सअप थे। तो एक बड़ा अभियान। अब जैसे मैं बताया ना कि हम व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए एक एक विभाग में कैसे घुसते हैं, उसका एक ये नमूना है। आखिर तो चीज़ें ठीक करना यही उसके पीछे हेतु है। विषय तो पर्याप्त है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं समझ रहा था भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा। नहीं, अब तो मैं अंत में सिर्फ एक अपील करना चाह रहा हूं। हम देख रहे हैं कि किसान के नाम से ये जो आंदोलन चल रहा है, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं किसान के नाम से, क्योंकि सभी किसान इससे सहमत नहीं हैं, लेकिन जितने कर रहे हैं वो भी एक साइजेबल नंबर होने के नाते से उन्होंने जो माहौल बनाया हुआ है, उस माहौल में हम चाहते हैं कि धैर्य से इन चीज़ों को उनको समझाकर, बताकर, बिना किसी फोर्स का उपयोग किए हुए और मामला ठीक हो जाए। और काफ़ी सुधार हो भी रहा है। अब वो चीज़ इंटेंसिटी नहीं है जो आज से 26 जनवरी तक थी। 26 जनवरी एक ऐसा मोड़ आया था उसमें कि किसानों को बदनाम कराने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बदनामी न केवल देश में, दुनिया में हुई, महसूस भी करते हैं वो लोग। लेकिन अब हमारा कहना है कि शांतिपूर्वक आंदोलन करना ये हर किसी का एक डेमोक्रेटिक राइट है, करें, कोई दिक्कत नहीं। जनता को परेशानी न हो ये हम अपील करते हैं उनको। ये जो सड़क के ऊपर धरना देना ये उचित नहीं है, ये एक प्रकार से दूसरे लोगों के अधिकार का हनन है। अब एक नई जो चीज़ और शुरू कर दी उन्होंने किसानों को बहकाने की, कि अपनी खड़ी फसलें हैं उनको उजाड़ दो, या आपके घर में रोजी रोटी के लिए दूध होता है तो दूध को खराब कर दो, दूध की कमाई मत करो। तो मेरा अपील है मेरी उनकी कि वो जो आंदोलन खत्म होगा नहीं होगा, उन्होंने करना नहीं करना, ये उनका काम है। बैठ करके बातचीत सब हो रही है, हो भी सकती है, कभी भी आए, द्वार खुले हैं। लेकिन किसान को इतना ज़्यादा इस सीमा तक ना आगे बहका दें कि उनके आर्थिक नुकसान और ज़्यादा होने शुरू हो जाएं। आखिर एक फसल बुआई होती है, उस फसल की उपज होगी तो किसान का भी लाभ है, कंज्यूमर को भी खाने को मिलेगा, और ख़राब होती है तो कुछ भी नहीं होगा। अल्टीमेटली इससे नुकसान तो किसान का ही है। कोई एक एरिया में इस प्रकार से कुछ होने के कारण से कंज्यूमर को गेहूँ नहीं मिलेगा या बाकी चीज़ नहीं मिलेगी, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जितने लोगों का नुकसान हुआ उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इसी प्रकार से दैनिक कमाने वाले, रोजी रोटी वाले बहुत परिवार ऐसे हैं जो दूध रोज़ाना अपनी बिक्री करके अपने घर परिवार को चलाते हैं। अब उसको बेचें, किसी भाव बेचें, हमें दिक्कत नहीं है भाई। आखिर हर किसी को अपना रेट रखने का अधिकार है। 100 रुपया हो, चाहे 200 रुपया हो, चाहे 50 रुपया हो, ये तो डिमांड एंड सप्लाई है। बिकेगा तो बहुत महंगा, पहले भी बिका है। सब्जियां हैं, किसान बोता है, वो भी बहुत महंगी बिकती रही हैं। कभी सस्ती होती है, जब अबंडेंस हो जाती है चीज़ों की तो बहुत सस्ती भी हो जाती हैं। तो पेरिशेबल आइटम्स हैं, इसका कोई फिक्स रेट होता नहीं है। लेकिन एक फरमान जारी करना कि आप ये रेट इतने में बेचेंगे, इससे नीचे बेचेंगे नहीं तो 11,000 रुपये जुर्माना लगेगा, ये उचित नहीं है। तो मैं अपील करता हूँ किसानों को कि इस प्रकार के आह्वान न करें, नहीं तो मैसेज बहुत अच्छा नहीं जाता और कुछ किसानों का नुकसान हो जाता है। जिस किसान का हम सब मिलकर के हित करना चाहते हैं, उसका नुकसान करने के लिए ऐसा आह्वान न करें, ये मेरी अपील है। धन्यवाद। देखिए, पंचायत के इलेक्शन के लिए समय तो पूरा हो गया 23 फरवरी को, और होने चाहिए। लेकिन जैसा एक वातावरण है बना हुआ, उसमें पंचायती चुनाव में हम सोचते हैं कि वातावरण थोड़ा ठीक हो जाए तो हम तुरंत करने के लिए तैयार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वातावरण ठीक रहे तभी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ठीक से अपनाया जा सकता है। अगर ऐसे दबाव के विषय चलते रहेंगे तो फिर वो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होता है। तो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन ना हो, ऐसा वातावरण बनते ही हम जल्दी करा देंगे। ये वातावरण था, ये किसान आंदोलन के इसी को कह रहे हैं। हाँ जी, वातावरण, ये जो माहौल किसान आंदोलन से जो गांव में ये माहौल ये बना है। ये थोड़ा बहुत था पहले कोविड का, लेकिन कोविड अब ऐसी विषय नहीं है कि जिसके कारण चुनाव नहीं हो सकता। देश भर में चुनाव हो रहे हैं तो यहाँ भी हो सकते हैं। किसान आंदोलन चलेगा या माहौल ठीक नहीं होगा जब तक पंचायत चुनाव नहीं होंगे।
देखिए एकदम ये हार्ड एंड फास्ट चीज़ें नहीं है, लेकिन हमारी अपील है कि जल्दी ये वातावरण ठीक हो तुम चुनाव करा दें। कि जब तक माहौल वातावरण मैंने ऐसा अभी ऐसी ब्लैंक स्टेटमेंट नहीं दी जैसी आप दे रहे हैं। नहीं, कि वातावरण बना हुआ है कि भाई चाहे चुनाव नहीं हुए। मैं ऐसा आपके शब्दों को अपने मुंह में नहीं डालने वाला। मत डालें। मेरा कहना है कि अभी वातावरण ठीक नहीं है, नहीं है। हाँ, तो इसलिए चुनाव थोड़ा डिले कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जो डीजीपी साहब हैं अभी उनको 1 साल का एक्सटेंशन उनके मौजूदा कार्ड कर दिया है। इट मींस कि वो कंटिन्यू रहेंगे हरियाणा में जो। देखिए उसमें दोनों बातें हैं कि अभी तो चूंकि कंटिन्यू हैं, उनको 1 साल के लिए वहाँ से एक्सटेंशन मिली है, और टिल फर्दर ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर। फर्दर ऑर्डर में मान लो वही अपना दिल्ली जाने की बात कर सकते हैं, या दिल्ली आईबी वाले उनको डेप्रेशन का कैंसिल कभी भी कर सकते हैं, या हम भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि 1 साल तक तो सुनिश्चित हो गया, लेकिन 1 साल से पहले भी वो जा सकते हैं, उनको भेजा जा सकता है। ये सरकार का एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है, वो करें। वो तो जब इनके जाने की बात आएगी तब पैनल जाएगा। ये सर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा भी आपके साथी जेजेपी वालों में छिड़ी हुई है कि मंत्रिमंडल विस्तार बजट सत्र से पहले हो जाएगा, कुछ इस तरह का क्या? मतलब कम से कम वो जितना छेड़ते हैं उससे ज्यादा हमारी बिरादरी छेड़ती है। उनको चिंता नहीं, हमको चिंता नहीं। और जिस दिन करना होगा हमको कोई रोक नहीं सकता। हम आपस में बैठेंगे, जब दोनों सहमत होंगे उसी दिन तय कर देंगे। और दोनों सहमत नहीं भी होंगे, 2 सीटें खाली हैं, एक बीजेपी का बनना है, एक जेजेपी का बनना है। मानो एक पार्टी कहती है अभी नहीं बनाना, तो दूसरी पार्टी का बन जाएगा, दूसरी कहती है अभी नहीं बनाना, पहली का बन जाएगा। दोनों कहते हैं अभी बनाना, दोनों बन जाएंगे। दोनों तैयार नहीं होते, नहीं बनेंगे। सारे रास्ते खुले हैं। मंत्रिमंडल का रायता फैल गया। जहरीली शराब के मामले में मौत की वो किया प्रावधान करने जा रहा है पंजाब, तो क्या आप इस तरह कुछ विचार कर रहे हैं इस पर? देखिए हर एक का अपना अपना एक विचार होता है। अब उस विचार में जो बातें पड़ोसी राज्य करेंगे उससे हम सब सहमत होंगे सब बातों में, ऐसा नहीं है। बहुत बातें वो पहले करते हैं, बहुत बातें हम पहले करते हैं। उसके परिणाम आने के बाद फिर एक दूसरे को रेप्लिकेट कर सकते हैं, रेप्लिकेट, लेकिन परिणाम उनके क्या आएंगे तब देखेंगे। जिन लोगों का बजट के आंकड़े आपने दिए और खासकर जो उदय योजना की बात की, उसमें एक सवाल था कि आपने 27,000 करोड़ का उसमें एडजस्ट किया अपने बजट में दिल्ली लोगों का कर्ज। तो उदय योजना का जो कर्ज था वो अभी भी मूल कर्ज में तो बना ही हुआ है, उसको हम कितना मतलब उसमें से कम कर पाए, क्योंकि उसका ब्याज भले ही ऐसा है कि लेकिन वो आज प्रदेश के ऐसा है कि पहले तो उसको ऑब्जर्व करना होता है, ऑब्जर्व कर लिया, फिर उसके बाद रेगुलरली उसके जो बॉन्ड खरीदे रेगुलर इसको पे करना होता है। वो शायद 5 साल में पे करना है, 5 साल में पे करना था। वो 17 से 22 तक वो चलेगा। उसमें काफ़ी पे हो चुका, काफ़ी अभी कर्जे पर है, वो पे हो जाएगा। अल्टीमेटली वो कर्जा तो हमारा उस कारण से बढ़ा ही है ना। अगर वो यहाँ ऑब्जर्व नहीं करते वो सारा कर्जा वहाँ चलता रहता। अब अगर मान लो वो हमने पे कर दिया है तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं से और से काटा है, और से काटा तो कर्जा उसके लिए लेना पड़ा। वो अल्टीमेटली एक रेगुलर कर्जा हमारा हो गया था। उस रेगुलर कर्जे को जैसे एक साइकिल होता है कर्जे का, नया भी लेना होता है और पे भी करना होता है, तो उसको साथ साथ उसकी कंडीशन थी कि जितना कर्जा उदय का होगा उसको आप 5 किस्तों में वापस करेंगे, नया कर्जा आप नए सिस्टम से लेते रहेंगे। 22 तक और चलेगा मेरे ख्याल, रेगुलर उसकी किस्तें हैं। सर उदय के तहत जो 27-27,500 करोड़ का कर्जा एब्जॉर्ब तो किया, लेकिन अब निगमों में 550-600 करोड़ का जो कर्ज है, मतलब जो है कर्ज है, दोबारा चढ़ना शुरू हो गया है। अब ये दोबारा कैसे रुके, क्योंकि बिजली महकमे भी हैं और जो उपभोक्ता उनसे भी लेना है। जैसे पहले 28,000 करोड़ हुआ, अब ये दोबारा फिर कर्ज जो है या उनका पैसे जो अदायगी है उनकी दोबारा बढ़नी शुरू हो गई है। नहीं ऐसा नहीं। देखिए वो जो 27,000 करोड़ के बाद जो बचा था, क्योंकि कुछ तो बाद में भी चलता रहा ना, सिस्टम तो वही चल रहे थे, उसके बाद जो बचा था वो अभी अब्जॉर्व नहीं किया था, और वो 5-6 हज़ार करोड़ रुपया वो उतना ही चल रहा है। वो अपने प्रॉफिट्स में से उसको वो कम करेंगे। अब क्योंकि प्रॉफिट में आ गए हैं, अब तो बल्कि जो सब्सिडी हम देते थे वो सब्सिडी भी कम हुई है। एक समय ऐसा हो गया था 7200 करोड़ रुपये सब्सिडी हो गई थी, फिर 6200 आ गई, अब 6500 है। इस बार जो अनुमान आ रहे हैं कि हमको सब्सिडी और हमारी कम हो जाएगी, हो सकता है वो 1000 करोड़ रुपए तक भी कम हो जाए, लेकिन ये जब होगी तब आंकड़े बताएंगे। इसमें तो बड़े हैं नहीं, इसमें क्या है कि एक तो जैसे चोरियां रुकी हैं, पहले सब मिक्सअप से था, यानी
कितना एग्रीकल्चर को जा रहा है, कितना डोमेस्टिक को जा रहा है, कितना नॉन डोमेस्टिक को जा रहा है, कितना इंडस्ट्री को जा रहा है, बहुत एक उसका जो साइंटिफिक मेजरमेंट के तरीके नहीं थे। अब वो जैसे जैसे उसमें प्रगति हो रही है, अब उसका जो क्वांटम है, एक तो वो ठीक से पता लग रहा है कि हाँ वास्तव में इतना ही हमने दिया है एग्रीकल्चर को, वो जितना जाता है उस हिसाब से काउंटिंग हो जाती है। एक दूसरा, बहुत सा एग्रीकल्चर में अब सोलर के प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, तो सोलर प्रोजेक्ट आने के कारण से वहाँ की कंजम्पशन हमारी थोड़ी कम हुई है। हम चाह रहे हैं कि और ज़्यादा सोलर वहाँ जाए, और बल्कि सोलर ऐसे एरिया में भी जहाँ भी इरिगेशन नहीं होती है वहाँ पानी रीडिस्ट्रीब्यूशन उसका सिस्टम बना करके थोड़ा पानी देके माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स वहाँ लगे, तो माइक्रो इरिगेशन के जितने प्रोजेक्ट बढ़ेंगे उतना पावर की कंजम्पशन भी कम होगी। जितेंद्र, सर, जिस तरीके का अभी बजट सत्र भी आ रहा है, उसके अंदर आपने किसानों की बात की, तो जो प्रॉपर्टी को जो नुकसान पहुंचाएंगे पब्लिक प्रॉपर्टी, उसको लेकर के कानून लाए जाने की जो बात है, क्या वो कानून आते ही उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा यहाँ जो आंदोलन चल रहा है? देखिए, कोई भी जो विचार आता है कानून में बदलता है, उसकी प्रारंभिक तैयारी होती है, तैयारी हमारी है, लेकिन इसमें जब तक वो कानून एक एक्ट के रूप में बिल पास नहीं हो जाता तब तक उसके बारे में कहना उचित नहीं है। सुशील जी, एक मिनट, सुशील जी। सर, बजट आ रहा है, बजट से किस तरह की उम्मीदें हैं, रियायतें किस तरह की मिल सकती है हरियाणा को? सबसे बड़ी देखिए, रियायतें तो आपको जिस दिन बजट घोषित करेंगे उस दिन बताएंगे। अगर आज बता दिया तो फिर बजट वाले दिन भी तो मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है ना। आप सप्लीमेंट्री है सर। हाँ। सर, पेट्रोल और डीजल की जो बात करी है हाँ। आपने, उसमें क्या हम यहाँ पे हरियाणा में कुछ स्टेट्स ने कम करा है टैक्स, तो यहाँ पे भी कोई टैक्स कम करने का, उसको जनता को राहत देने का इरादा है सर? मैंने बताया बजट की कोई बात होगी तो बजट में घोषणा करेंगे, अभी आज क्यों पूछते हो? यस, एक लास्ट में पूछ लियो, एक बार उधर पूछने दो। हाँ, चलो ये बता रहे हैं, एक मिनट, हाँ, रुको। हाँ। हाँ, एक सप्लीमेंट्री सर बजट को लेके, बजट का इस बार फोकस क्या रहेगा? और मेरा दूसरा सवाल है सर, आपने जो ये रियल एस्टेट की जो ये लाइसेंसिंग और पीटीसी के जो चार्जेस कम किए हैं, एक्चुअली क्या है कि कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो आपने ठीक है, आपका वो अच्छा सुझाव भी है और सवाल भी है इसमें कि चंडीगढ़ और मोहाली या पंजाब को जो है उसका फायदा मिलता है यहाँ पे ISBT है, यहाँ बहुत सारी PGI है, यहाँ पे बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं। सर, क्या इस तरह का कोई विचार है कि वहाँ पे रियल एस्टेट को उठाने के लिए वहाँ पे कोई ISBT बनाने की कोई चर्चा, या PGI का कोई एक्सटेंशन सेंटर वहाँ पर कोई इसकी कोई है चर्चा? देखिए, ऐसा होता है कि ISBT ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अपने आप चल पड़ती है। ISBT के लिए पैसेंजर चाहिए, और पैसेंजर लाने के लिए पहले वहाँ लोग बसने चाहिए, लोग बसने के लिए वहाँ कुछ ना कुछ व्यवसाय खड़े होने चाहिए। एक विशेष सर्कल है, इसमें पहले ISBT आएगा, फिर वहाँ कुछ और आएगा, पहले वो आएगा। ये एक सारी चीज़ों की इकट्ठी एक कम्प्रीहेंसिव प्लानिंग बनानी पड़ती है। तो जब कम्प्रीहेंसिव प्लानिंग बनेगी, वहाँ सड़क भी बनेगी, वहाँ मकान भी बनेंगे, वहाँ इंडस्ट्री भी आएगी, वहाँ टूरिज्म भी आएगा, तो एक कम्प्रीहेंसिव प्लानिंग के बाद फिर ISBT भी बनेगा। एक मिनट इधर। नहीं, बजट का फोकस अभी इसमें नहीं किया, इसे तो प्लानिंग बनाई है, प्लानिंग। हाँ, बजट के फोकस के बारे में, जैसे हमने पिछली बार शिक्षा पर थोड़ा ज़्यादा बजट किया था, एलोकेट किया था, इस बार मुख्य रूप से हेल्थ, कृषि और अंत्योदय योजनाएं। अंत्योदय योजनाएं माने गरीबों का कल्याण कैसे हो। गरीब कल्याण की एक योजना मैंने अभी पिछले दिनों में घोषणा भी की है कि हम परिवार पहचान पत्र एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं, और उसमें जो लोवेस्ट इनकम ग्रुप है वो कोई इसकी लिमिट ये नहीं रखी है कि इस लिमिट तक। हमने एक फिगर पहले तय की है कि सबसे पहले 1 लाख लोवेस्ट इनकम ग्रुप का परिवार संख्या। अब वो 1,60,000 रुपये साल का भी हो सकता है, 80,000 रुपये साल का भी हो सकता है। वो तो जो पहले इनका नंबर आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट 1 लाख का आएगा। हम उसके लिए एक कम्प्रीहेंसिव प्लानिंग बनाई है, जिसमें रूरल डेवलपमेंट के लोग हैं, अर्बन डेवलपमेंट के लोग हैं, स्किलिंग के लोग हैं, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उसमें कुछ लोग ये जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है इसके अंदर काम करेंगे। तो ऐसे सभी जो संख्या है वो अलग अलग, पशुपालन के अंदर लोगों को, मानो पशु जो पालन करेंगे उनको पशु दिए जाएंगे, जिनको आर्थिक सहायता यानी पूंजी की ज़रूरत है 10,000 15,000 जो आत्मनिर्भर भारत में बहुत सी स्कीमें आ गई हैं उसमें जोड़ेंगे। लेकिन इस 1 लाख परिवार की न्यूनतम आय 1 लाख रुपया साल से ऊपर करना ये टारगेट है। योगेंद्र, एक सर, मेरा सवाल ये था, अभी आपने संकेत दिए हैं कि जो आम लोगों को वहाँ दिक्कत हो रही है, चाहे ग्रामीण है, चाहे व्यापारी है या दुकानदार है, वहाँ जिनकी फर्में बंद है, तो क्या आप कोई वहाँ एक्शन लेने जा रहे हैं उनको साइड में हटाने के लिए वहाँ से? मैंने बताया अभी तो हम अपील कर रहे हैं, और मुझे लगता है उस अपील का असर होगा तो ज़रूर वहाँ से हटेंगे और सबका काम नॉर्मल हो जाएगा। काफ़ी वहाँ लोग अपने अपने घरों को चले गए हैं,
जो हैं उनका भी उम्मीद तो यह है कि जाएंगे, समझ रहे हैं चीज़ों को। सीएम साहब, पिछले कुछ दिनों से आपका हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सुर्खियों में, क्योंकि आपके कर्मचारी चयन आयोग ने 4-4, 5-5 साल से जो भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस कंप्लीट हो गया था, रिटर्न हो गया, इंटरव्यू हो गया, सब कुछ लिस्ट आ गई, उसके बाद सिर्फ ज्वाइनिंग पेंडिंग थी, उन भर्तियों को रद्द कर दिया गया सर। क्या वजह रही, आपके पास जानकारी आई? हालांकि कर्मचारी चयन आयोग अपने स्तर पर काम करते हैं सर, लेकिन ये भर्तियां ऐसा है कि एक बात जो आपकी है उसमें थोड़ी विरोधाभास है कि वो कंप्लीट हो गया था, ज्वाइनिंग आई पड़ी थी। ऐसा नहीं है, सुनो ना, हमने जो जानकारी ली है उनसे कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ, तो वहाँ वो 5 साल पहले कोई एडवर्टाइजमेंट हुई, 1 साल में वो भर्ती का सिलसिला शुरू होने वाला था, उसमें रिजल्ट आ गए, लेकिन कुछ लोग जो प्रभावित होते हैं अदरवाइज कोई नियम बदलने में, कुछ क्वालिफिकेशन में, वो जाके कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, और कोर्ट में कोई ये जीत गया तो फिर कोई दूसरा LPA डाल दी, फिर कोई और बेंच में चला गया, फिर वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। ये सिलसिले 5 साल से कुछ 2-3 विषय से जो ध्यान में आए वो लगातार 5 साल से चल रहे हैं, और 5 साल के बाद भी वो जल्दी हल होने वाले नहीं है, ऐसे वो गुंझल वाले थे। उसमें व्यू पॉइंट भी डिपार्टमेंट का, यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, कईयों का अलग अलग है। अल्टीमेटली उन लोगों ने विचार किया कि ये अगर हम इसको ऐसे एजिटी चलाएंगे तो ये 5 साल और चल सकता है। अगर जो चयन जिनका हुआ 2016 में, वो अगर 10 साल तक ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो उनके 10 साल खराब हो गए, क्योंकि दूसरे भी छोड़ते नहीं हैं। PTIs में आपने देखा कितने साल बाद लगातार चलता रहा सर। कितने साल चला वो? PTI 2009-7 से शुरू हुआ था सर, 2019-20 में खत्म हुआ। तो हम नहीं चाहते कि किसी के 10 साल खराब हों। भाई जो निर्णय होना है, जिसकी भर्ती होनी है वो करे, ज्वाइन करे, अपना आगे यानी जीवन यापन करे, दूसरे रह जाएं, दूसरे का प्रयत्न करें। तो इसलिए उनका निर्णय होने की संभावना नहीं थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि अब इसकी एडवर्टाइजमेंट हम वापस लेते हैं, रद्द करते हैं। नई एडवर्टाइजमेंट उन्होंने एक तो निकाल दी है, कौन सी? TG नहीं, संस्कृत वाली निकाल दी है। संस्कृत में कोई क्वालिफिकेशन का चक्कर था, MA संस्कृत, B.Ed, फिर था उधर शिक्षा शास्त्री, और वो एक और नहीं, शिक्षा शास्त्री से ऊपर क्या होता है? शिक्षा आचार्य। अब वो क्वालिफिकेशन के झगड़े में इसका फैसला, जैसे जज फंसे हुए हैं ऐसे नीचे डिपार्टमेंट भी फंसे हुए हैं, किसी का कोई मत है, किसी का कोई मत है। तो अब उसको एक रेगुलर करके कि हाँ भी इसमें सारे ही को अप्लाई करेंगे, चाहे वो शिक्षा शास्त्री हैं, चाहे B.Ed हैं, चाहे वो आचार्य हैं, और चाहे MA हैं, दोनों को बराबर कर दिया। अब दोनों में चाहे वो आए चाहे वो आए, एक एग्जाम हो गया, एग्जाम में जो मेरिट में आएगा वो चला जाएगा। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन ओके। सीएम साहब, आपने पंचकुला के डेवलपमेंट की बात करी और जो रियल एस्टेट का आपने हवाला दिया, मोहाली से तुलना की रेट्स काफ़ी कम किए ताकि ग्रोथ हो वहाँ पे। 2 बातें सर आपने की, एक पर्यटन को लेकर कि पर्यटन बढ़े, हमारा मोरनी बीच जो भी है, और चूँकि हिमाचल का गेट है, अगर कहा जाए उसको डेवलप किया भी जा सकता है। और सर आपने एक बात की फिल्म इंडस्ट्री बनाने की कि पंचकुला में इसको डेवलप करें, अच्छी सोच है, होना भी चाहिए। हरियाणवी कलाकार हैं और भी स्टेट के आते हैं और यहाँ मिलेगा अब हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 250 किलोमीटर की दूरी पर अगर नोएडा में बात की जाए, योगी आदित्यनाथ जी ने, यूपी ने जाके बॉम्बे में इसका सारा कुछ प्रोजेक्ट भी वो बना लिया, और सबसे ज़्यादा वो तकरीबन जो है 1000-2000 एकड़ का उन्होंने वो बनाया है कि इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप उसके लिए सबसे पहले तो ज़मीन की बात होती है, कोई भी अगर फिल्म सिटी बनाते हैं, चाहे राहुल जी की बात करें 4000 एकड़ में है, तो जितना बड़ा होगा संक्षेप में नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। मैं बताता हूँ उसका उत्तर बता रहा हूँ, उसका उत्तर देखिए, इसमें कोई एकदम कोई विचार आ करके उसको करते हैं ऐसा नहीं है। ये बहुत परामर्श करने के बाद और उसमें कंसल्टेशन होती तब होता है। इसमें सबसे बड़ा विषय ये कि जिन फिल्म सिटीज़ का आपने चर्चा की है, 1000 एकड़, 5000 एकड़, 4000 एकड़, वहाँ उसका प्रकार दूसरा है कि वो पूरे स्टूडियो और पूरी फिल्म की शूटिंग वगैरह उसके अंदर करते हैं। यहाँ जो डिमांड की गई उनका कि यहाँ हमको कुछ नहीं चाहिए, गेटवे ऑफ हिमाचल होने के नाते से यहाँ तो हमको एक छोटा छोटा स्थान चाहिए। उस छोटे स्थान के बाद शूटिंग के लिए वो हिमाचल, मोरनी, इधर उधर जाने के लिए तैयार बैठे हैं। पूरा हिमाचल उनके लिए स्टूडियो है, तो उनको तो एक छोटा स्थान चाहिए जो अपना उसको स्टूडियो के नाते से उसको छोटी जो हिल एरिया में चाहिए। बजट सत्र में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है, इसको एक तो आप किस तरह से लेते हैं, दूसरा बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष की क्या तैयारी? मैं तो बड़े खुले मन से लेता हूँ, डेमोक्रेटिक राइट है विपक्ष का, वही लाए। आखिर इसमें कोई व्यवधान, कोई हमें पढ़ने वाला ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रावधान है उसमें संविधान में, तो उस प्रावधान के हिसाब से
वो आते हैं, आएंगे, कुछ चर्चा हो जाएगी, उसके बाद वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद वो बाहर हो जाएंगे, बाहर वही होंगे, घर का वही बाहर वही होंगे। सर लास्ट क्वेश्चन। 2018 में जो स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी थी उसकी अगर बात करें तो तब जो मेडल लेके आए थे पैरालंपिक खिलाड़ी, उसमें ए और बी ग्रुप की भर्तियां होंगी, लेकिन सी और डी की रहती हैं। अब वो कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, 20 से ज्यादा ऐसे खिलाड़ी हैं, तो अब चूंकि 2021 वाली जो स्पोर्ट्स पॉलिसी आ गई, अब उनकी जो भर्तियां बची हैं वो 2018 के हिसाब से होंगी या 2021 के हिसाब से होंगी, क्योंकि वो मेडल 18 में लेकर आए और अब जो हमारी नई पॉलिसी आई उसके हिसाब से HCS और HPS में सीधे एंट्री नहीं हो पाई। देखिए, वैसे तो अभी कोर्ट ने फैसला दिया है, जो इससे पहले ग्रुप डी की भर्तियां हुई थी उसमें पुराने वाली पॉलिसी के हिसाब से उनका जो क्या उन्होंने लिया था अपने ग्रेडेशन सर्टिफिकेट, तो उसको ना मान करके जो नई ग्रेडेशन होती है उसके हिसाब से उन्होंने माना। उन्होंने कहा कि जिस समय पॉलिसी होती है, जिस समय भर्ती होती है, उस समय जो प्रिवेलिंग पॉलिसी होती है वही लागू होती है, पिछली पॉलिसीज अपने आप खत्म हो जाती हैं। यानी आज से 20 साल पहले किसी ने पढ़ाई में कुछ कर लिया, आज वो पढ़ाई में कुछ और मांग रहे हैं, तो वो 20 साल पहले वाला काम नहीं आएगा। तो जो पॉलिसी, तो जो प्रिवेलिंग पॉलिसी होती है करंट, वही आती है उसमें काम। उसमें अब उनको या तो उस समय उन्होंने नौकरी ले ली होती, हमने तो जितनी पॉलिसी बनाई थी सबके लिए खुला हुआ था। ग्रुप डी में हमने उसमें कर दिया है, रिजर्वेशन किया ना ग्रुप डी में 10% कुछ जी, हाँ, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ग्रुप डी में कर दिया है। ए और बी वो पहले जिनको लेनी थी वो ली है उन्होंने, अब कोई रह गए होंगे तो नई पॉलिसी में आ जाएंगे। सीएम साहब, ये जो मुख्य सचिव वाली जो कमेटी है, ये इसका टाइम बाउंड क्या है? कितने दिन वो अध्ययन करती रहेगी, फिर अपनी रिकमेंडेशन देगी? भाई उनको टाइम दिया है तो उनको कुछ तो उनको भी ध्यान करना है कि कब तक करना है। वो बहुत जिम्मेवार आदमी है, चीफ सेक्रेटरी है, कोई सामान्य थोड़ी है। धन्यवाद।